हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, जैसा आप लोग जानते हो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप बार बार अगर किसी चीज की प्रैक्टिस करते हो तो आप उसके अंदर उतने ही ज्यादा निपुण होते जाते हो। तो आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस को ही बढ़ा रहे हैं आगे। जो आज हम कर रहे हैं वो आपको हमेशा हमेशा काम आएगा। कुछ भी एग्जाम अगर आपको देना है, जो भी वनडे एग्जामिनेशन होता है, उन सभी के लिए ये जो प्रैक्टिस होने वाली है, जो आज के सेशन में हम कर रहे हैं, ये आपको लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। इस क्लास में हम सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, जो भी इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं एमसीक्यू के माध्यम से। और कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमी जो भी अपने सिलेबस के अंदर होती है, कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमी के एमसीक्यू जो अलग अलग एग्जामिनेशन में आए हुए हैं या जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, उन सबको हम इस क्लास के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। एमसीक्यू के माध्यम से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, उन कंसेप्ट्स को हम समझते चलेंगे। तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका 5 ईयर प्लान से है। क्या कहता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज रिलीज्ड इन द ईयर। पहला पंचवर्षीय योजना जो है वो किस साल में जारी की गई थी। अब आपको पता है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में चली थी, यानी कि 1951 से 1956 के बीच में चली थी। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका है, वो 1951 से 56 तक, जिसका मॉडल क्या लिया गया था स्टूडेंट्स, जिसका मॉडल लिया गया था हेरोड डॉमर मॉडल। क्या था? हेरोड डॉमर मॉडल। ठीक है, हेरोड डॉमर मॉडल। और साथ में इसके लिए जो एम लिया गया था, एम लिया था प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर पे खासा ध्यान देने की जरूरत है। ये हम लोगों ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सीखा था। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1951। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो ये 5 ईयर प्लान का मॉडल है, इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ प्रोग्राम जो ये चला रहा था, ये किस देश से इंस्पायर होके इंडिया ने अडॉप्ट किया था। तो आपको पता है, ये एक समाजवादी चीज है, ये एक सोशलिस्ट चीज है, और ये हम लोगों ने यूएसएसआर से कॉपी किया था। तो यूएसएसआर की 5 ईयर प्लान्स को देखते हुए इंडिया ने भी अपने यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स को स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1951 में जो इंडिया का पहला 5 ईयर प्लान था, उसका मॉडल क्या रखा था हमने, जिसका फोकस एग्रीकल्चर था। इसका मॉडल हमने क्या रखा था? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मॉडल क्या रखा था हमने? हेरोड डॉमर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था वो कब इंडिया में सेटअप हुआ था। तो जो हमारा प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था वो 15 मार्च 1950 को सेटअप हुआ था, और इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते थे, प्राइम मिनिस्टर होते थे। और जो प्लानिंग कमीशन था, इसको अब रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग से। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग से इसको रिप्लेस कर दिया। और ये जो नीति आयोग है, ये 1 जनवरी 2015 को इस्टेब्लिश किया गया है, और इस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस इसने कर दिया है। नीति आयोग के चेयरमैन भी जो होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, नीति आयोग के चेयरमैन भी पीएम होते हैं। तो 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1950। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पर उससे पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहती हूँ। एसएससी जनरल अवेयरनेस का टारगेटेड 2024 का बैच परचम क्लास पे आ चुका है। आप लोग इनरोल कर सकते हो। इसके अंदर आपको सारी वीडियोस, कंप्लीट जीए की वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, सब कुछ इसके अंदर होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस, पीडीएफ्स आपको मिलेंगी। प्रिंट मतलब जो डाउनलोडेबल पीडीएफ्स आपको मिलेंगी नोट्स की। आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे साथ में। और अगर कोई डाउट आता है तो जनवरी से ही हम लोगों का जो डाउट सॉल्विंग सेशन है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि जनवरी से, क्यों? क्योंकि जनवरी तक आप लोग इतना इनफ पढ़ चुके होंगे कि आपके डाउट्स आएंगे। ठीक है, और उन डाउट्स को आप अपनी अपनी फैकल्टी से लाइव जुड़ के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो बैच है ये आ चुका है परचम क्लासेस की ऐप पे, आप लोग इनरोल कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन यानी कि आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आईपीआर 1956 का, इसका बेसिस कौन से 5 ईयर प्लान में बन गया था। अब आपको पता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, उसका जो मकसद हमने लिया, उसका जो एम हमने लिया, वो क्या लिया था? एग्रीकल्चर लिया था।
एम क्या लिया था? एग्रीकल्चर लिया था। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान है जो हमने 1956 से 1961 तक चलाई, इसका एम था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि देश में इंडस्ट्री बनाएंगे। एम क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इसी पंचवर्षीय योजना में, इसी 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन की बातें की थी। तो आईपीआर 1956 सेकंड 5 ईयर प्लान में इसका बेसिस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द पीरियड ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान इन इंडिया। अभी अभी आपको बताया सेकंड 5 ईयर प्लान का जो पीरियड था 1956 से 61 था। ये थर्ड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड है, ये फोर्थ 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड है, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड है। ठीक है, ये सेकंड का है। तो सेकंड का जो मॉडल हमने लिया था दैट वाज महालनोबिस मॉडल। क्या था? महालनोबिस मॉडल। ठीक है, ये मॉडल्स बता रही हूं मैं आपको। फर्स्ट का मैंने आपको क्या बताया है? हैरोल्ड डॉमर मॉडल। फर्स्ट का है हैरोल्ड डॉमर मॉडल। थर्ड का क्या था? थर्ड का था सैंडी सुब्रमण्यम मॉडल। सैंडी सुब्रमण्यम मॉडल। और फोर्थ का मॉडल क्या था? रुद्र एलन मॉडल। रुद्र एलन मॉडल। ये फोर्थ 5 ईयर प्लान का मॉडल था। क्योंकि मॉडल्स पे क्वेश्चन बनते हैं तो मैंने चारों के बता दिए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द महालनोबिस प्लान ऑफ डेवलपमेंट। अब ये फिर पूछ रहा है कि जो महालनोबिस प्लान है वो हमने, मतलब महालनोबिस का मॉडल हमने कौन से 5 ईयर प्लान में लिया था? ये सेकंड 5 ईयर प्लान में लिया था। तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। बाकी चारों के मैंने आपको अभी बताए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से फिस्कल डेफिसिट क्या है? इनमें से किसको आप राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट कहोगे? तो याद करो, मैंने आपको कंप्लीट समझाया था कि जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर, जितना भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है माइनस टोटल नॉन बोरोइंग रिसिप्ट। टोटल नॉन बोरोइंग रिसिप्ट्स। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नॉन बोरोइंग रिसिप्ट। यानी कि हम इसके अंदर बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करते, यानी टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग। और यहीं से हमको ये पता लग रहा था कि हमको एक्चुअल में बोरो करना कितना है ना? जैसे मैंने आपको क्या समझाया था, एक बार मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊं तो मैंने आपको बजट को इस तरीके से क्लासिफाई करवाया था कि बजट दो तरीके का होता है। एक तरफ हम अपनी सारी रिसिप्ट्स जोड़ देते हैं और एक तरफ हम सारे अपने एक्सपेंडिचर जोड़ देते हैं। रिसिप्ट्स भी दो तरीके के बताए थे, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, एक कैपिटल रिसिप्ट होता है। जिसको नहीं पता, इसी क्लास की प्लेलिस्ट में जाओगे, कंप्लीट इकोनॉमी मैंने वहां पे बताई हुई है। एक्सपेंडिचर भी दो तरीके का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया था। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपीज खर्च किया, यहाँ 200 रुपए खर्च किया, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया आपका? 300 रुपीज। मैंने लिख दिया यहाँ पे 300 रुपीज माइनस टोटल नॉन बोरोइंग रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो बोरो कितना किया और दूसरा डिस इन्वेस्टमेंट कितना किया। ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट कितना किया। अब मान लीजिए इस सेक्शन से आपने 150 रुपीज अर्न कर लिए, ठीक है, और डिस इन्वेस्टमेंट करके आपने 550 रुपीज अर्न कर लिए, तो आपकी टोटल कमाई कितनी हुई? 200 रुपीज। 200 रुपीज आपकी टोटल कमाई हुई। मैंने अभी बोरोइंग इंक्लूड नहीं की क्योंकि मुझे पता ही नहीं कितना बोरो करना है। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग कितना आ गया? 200 रुपए। यहां से ये पता लगा कि 100 रुपए की कमी है और 100 रुपए मुझे अब बोरो करने पड़ेंगे। यानी फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग के इक्वल होता है। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग। इसमें बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करते। अगर और डिटेल में जानना है तो प्लेलिस्ट को देखिए, जो मैंने इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि जब सरकार ब्याज भुगतान के बैकलॉग को, यानी व्हेन द गवर्नमेंट रिजोर्ट्स टू बोरोइंग ओनली टू क्लियर द बैकलॉग इफ इंटरेस्ट पेमेंट इट इज रेफर्ड टू एज। ये क्या कह रहा है कि आपको उतना ही बोरो चाहिए जितना आपका इंटरेस्ट पेमेंट है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था प्राइमरी डेफिसिट का। किसका? प्राइमरी डेफिसिट का। क्या बताया था? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, दिस इज
माई प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब वो क्या कहता है कि आपने उतना ही फिस्कल डेफिसिट किया है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? उधार, यानी कि बोरोइंग के बराबर होता है फिस्कल डेफिसिट। अभी अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया है। आपने उतना ही बोरो किया है जितना आपका इंटरेस्ट पेमेंट है। मतलब मैंने 100 रुपए बोरो किया है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पेमेंट 100 रुपए है। भाई आपको उतनी ही उधारी की जरूरत है जितना आपको इंटरेस्ट पे करना है। जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो आंसर क्या आ जाएगा? 0, यानी प्राइमरी डेफिसिट मेरा क्या आ रहा है? 0। तो 0 प्राइमरी डेफिसिट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूं आपको मैं समझा पा रही हूं। अगला सवाल क्या कहता है कि SLR is an important tool used by the RBI to control money supply in the economy। जो SLR होता है इसको RBI यूज कर रहा है इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहाँ है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है इंडिया में जो CRR है, कैश रिजर्व रेशो है, इसको फिक्स कौन करता है? इन इंडिया CRR इज फिक्स्ड बाय, इसको फिक्स कौन करता है? अब आपको पता है CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, बैंक रेट, ये सारे के सारे क्या है? ये मॉनेटरी टूल्स है, मॉनेटरी पॉलिसी के हिस्से हैं। और इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है? RBI। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। CRR इज फिक्स्ड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट, लिखते चलते हैं वो जो कह रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट मतलब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? टोटल रिसिप्ट आ गई आपकी, है टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग आ गई, क्योंकि नॉन डेप्ट कह रहा है वो, यानी टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग आ गई। हमने इसमें डेट इंक्लूड नहीं किया, अदर देन बोरोइंग आ गया, ये तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर, अब सोच के देखो ये क्या फॉर्मूला बन गया? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग। अभी अभी समझाया है, ये क्या बन जाता है? ये फिस्कल डेफिसिट बन जाता है। फिस्कल डेफिसिट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, और ये सवाल बनता ही बनता है सवाल पेपर में, तो आपको सारे डेफिसिट्स के टाइप बहुत अच्छे से कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इनमें से कौन ट्रू नहीं है? नहीं है बताना है। फिस्कल पॉलिसी डील्स विद द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिस्कल पॉलिसी इंक्लूड्स टैक्स पॉलिसी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, डेट सरप्लस मैनेजमेंट। फिस्कल पॉलिसी इज लिंक्ड विद जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी। द गवर्नमेंट डील्स विद फिस्कल पॉलिसी। अब मैंने आपको बताया था कि दो तरीके की पॉलिसी होती है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, और जो जिसके हिसाब से ही देश में सारी पॉलिसी, टैक्स, इंटरेस्ट रेट कौन से? सब्सिडी वाले, है ना, सब्सिडी क्या पॉलिसी बनेगी, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा, ये सारी चीजें फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा होती है। और मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है? RBI बनाता है, जिसमें इन्फ्लेशन, डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट, लैंडिंग इंटरेस्ट रेट, इन सब चीजों की बातें होती है। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, इन सब चीजों की बात होती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो मनी सप्लाई से जुड़ा हुआ नहीं है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी आपके देश की पॉलिसीज फॉर्मुलेट करता है, और मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई के लिए होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? पहला, क्योंकि उसने पूछा है नॉट ट्रू। ये तो बिल्कुल सही है, इसमें टैक्स, एक्सपेंडिचर, ये सब चीजें होती है, भारत सरकार ही बनाती है, और इकोनॉमिक पॉलिसी इसी पे डिपेंड करती है। लेकिन सप्लाई ऑफ मनी के लिए फिस्कल पॉलिसी नहीं होती, मॉनेटरी पॉलिसी होती है। क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द RBI। RBI का कौन एक मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? CRR, रेपो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये तीनों ही मॉनेटरी टूल्स थे। कौन से? क्वांटिटेटिव मॉनेटरी टूल्स। दो तरीके के टूल्स कराए थे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ये सब क्वांटिटेटिव में हमने पढ़ा है, लेकिन ये क्या है? ये टैक्स है, GST। और टैक्स किसका हिस्सा होता है? फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा होता है। किसका? फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा होता है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका? C। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है
The fiscal policy helps the government of a country to control the flow of. Fiscal policy किस चीज में मदद करता है, किसके फ्लो को कंट्रोल करने में? ये एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करता है ना, एक्सपेंडिचर को, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। तो पर्सनल एक्सपेंडिचर जो होता है भारत सरकार का, उसको नियंत्रित करने में मदद करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्राइमरी मींस ऑफ इंप्लीमेंटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई? ये क्या कह रहा है? कहता है कि इसमें से किस चीज का यूज किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई की होती है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। अब आपको पता है इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रेपो रेट। रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी का एक हिस्सा है और उसी का ही यूज किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। रेपो रेट क्या था? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर आरबीआई बैंक्स को लोन देता है फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग, इसी को पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रेपो रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस साल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया है? किस साल इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को सेटअप किया? 2016 में। मोदी जी आए थे 2014 में और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी 2016 में, और उनको ये काम दिया था कि आप लोग 6 मेंबर्स हैं जिसके चेयरमैन खुद आरबीआई गवर्नर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, और ये काम दिया गया था कि आपको अब भारत की मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है और इन्फ्लेशन टारगेट करने का काम दे दिया था। इन्फ्लेशन टारगेट इन्होंने क्या कहा था कि 2021 से 2026 तक हमको 2% से लेके 6% तक अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। 2 से नीचे ना जाए, 6 से ऊपर ना आए, और ये टारगेट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने दिया था जिसका गठन 2016 में हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है अ गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आउटलाइंस एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर and expected government receipts or revenue for the forthcoming fiscal year. Depending on the feasibility of these estimates, which of the following is not the budget type? इसने ऊपर क्या बताया हुआ है? इस सवाल को बहुत बड़ा करके बताया हुआ है, धक्के में ही, आप लोगों को डराने के लिए। ऊपर उसने बजट की डेफिनेशन दी है सिर्फ, और कुछ भी नहीं किया। बजट की डेफिनेशन दी है और बजट की डेफिनेशन देके ये पूछ रहा है इनमें से क्या एक बजट का टाइप नहीं है? क्या एक बजट का टाइप नहीं है? मैंने आपको बजट के टाइप्स कराए थे। अब वो पूछ रहा है इनमें से क्या एक बजट का टाइप नहीं है? डेफिसिट बजट, बैलेंस्ड बजट, इकोनॉमिक बजट, सरप्लस बजट, ये तीनों मैंने आपको बताए थे। बैलेंस्ड बजट जब एक्सपेंडिचर बराबर रेवेन्यू, डेफिसिट बजट जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसिप्ट कम है, सरप्लस बजट जब एक्सपेंडिचर कम है और रेवेन्यू ज्यादा है, इकोनॉमी बजट कुछ नहीं होता। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे ये कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज बेस्ड फंडामेंटली ऑन द आइडिया ऑफ। किसके आइडियाज पर फिस्कल पॉलिसी बेस्ड है? ये जॉन मेनार्ड कीन्स के आइडियाज पे, जेएम कीन्स, जिन्होंने मैक्रो और माइक्रो दो अलग अलग ब्रांचेस निकाली। ठीक है, तो ये जेएम कीन्स जो है ये फिस्कल पॉलिसी के कंसेप्ट को देते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया दैट रेगुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिस्कल पॉलिसी को रेगुलेट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मॉनेटरी पॉलिसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए? इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। और डिमांड क्यों बढ़ती है? क्योंकि लोगों के पास मनी ज्यादा है। मनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि उनको लोन इजी मिल रहे हैं, आसानी से मिल जाते हैं, बहुत कम किश्तों पे। तो हमको इस लोन को कॉस्टली करना पड़ेगा, लोन को महंगा करना पड़ेगा, ताकि पैसा कम हो मार्केट में, डिमांड कंट्रोल हो और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो हम क्या करें? हम रेपो रेट को इंक्रीज कर देंगे ताकि बैंक्स को खुद आरबीआई से लोन महंगा मिलेगा। जब आरबीआई से बैंक्स को लोन महंगा मिलेगा तो वो अपने कस्टमर्स को भी लोन महंगा ही देंगे। अब लोन आपको जब महंगा मिलेगा, 5% की जगह 25% पे जब लोन मिलने लगेगा, आप पैसा लेने जाओगे ही नहीं, डिमांड करोगे ही नहीं, इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। यानी रेपो रेट को इंक्रीज अगर हम कर दे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
अ सिचुएशन वेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू, वो सिचुएशन जहां पे एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है, क्या है, डेफिसिट बजट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिस्कल पॉलिसी को कौन बनाता है? बार बार बता रही हूं, भारत सरकार यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है। अगला क्वेश्चन, इन इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है? इजी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है, बहुत बार बताया है अब में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेपो रेट कौन डिसाइड करता है? अब आपको पता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के हिस्से हैं। अगर मॉनेटरी पॉलिसी के हिस्से हैं तो ये भी पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन रेगुलेट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या आ जाएगा? आरबीआई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स इज यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज किया जाता है? अब इनमें से यूं देखिए आप कि मॉनेटरी पॉलिसी टूल है कौन सा। ठीक है, फिस्कल ड्रैग मॉनेटरी पॉलिसी का नहीं है, फिस्कल पॉलिसी का है। फिस्कल बूस्ट फिस्कल पॉलिसी का है। पार्सिमोनियसनेस मेजर्स ये भी दोनों से रिलेटेड नहीं है। तो आंसर बचा रेपो रेट, जो मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है और यही यूज किया जाएगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, और वो मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है। अगला सवाल क्या कहता है, इफ आरबीआई इंक्रीजेस रेपो रेट देन व्हाट मे बी इट्स इंपैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी? अगर रेपो रेट इंक्रीज हुआ, रेपो रेट क्या है? आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक्स को लोन दे रहा है, दैट इज रेपो रेट। तो पहले अगर 6% पे दे रहा है और हमने इसको इंक्रीज कर दिया, 8% कर दिया। पहले जब बैंक्स को 6% पे लोन मिल रहा था, वो कस्टमर को 8% पे लोन देता था, क्लाइंट्स को 8% पे लोन देता था। अब इसको खुद को जब 8% पे मिल रहा है तो ये आगे 10% पे देगा, यानी लोन महंगे हो गए। लोन महंगे हो गए तो लोग कम लोन लेने जाएंगे, पैसा कम होगा, डिमांड कम होगी और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन कम हो जाएगा यानी इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन विल रिड्यूस, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और 3 आरबीआई से होते हैं। इसका जो चेयरमैन होता है, इनमें कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, ठीक है, और 2 अदर मिनिस्टर होते हैं। इधर आरबीआई गवर्नर होते हैं, ठीक है, आरबीआई गवर्नर होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होंगे। एक मिनट, 3 होते हैं भारत सरकार की तरफ से और 3 होते हैं आरबीआई की तरफ से। आरबीआई की तरफ से कौन होगा? एक तो आरबीआई गवर्नर, ठीक है, और 2 अदर लोग होंगे, 2 अदर, ठीक है, मे बी डिप्यूटी गवर्नर भी हो सकते हैं। इधर 3 मेंबर्स होंगे जिनको फाइनेंस मिनिस्टर नॉमिनेट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर नॉमिनेट करता है, ठीक। तो इसके जो चेयरमैन होते हैं, जो इसके चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? आरबीआई गवर्नर खुद इसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो टोटल 6 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? अभी अभी बताया, गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब आगे बढ़े उससे पहले कुछ और जानकारी आपको देते हैं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और आज तक कुछ नहीं पढ़ा इकोनॉमी और पॉलिटी में और बिल्कुल बेस से तैयारी करना चाहता है, तो एसएससी इकोनॉमी और एसएससी पॉलिटी का कोर्स मेरा परचम क्लासेस पे है, आप लोग इनरोल कर सकते हो। सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस मिलेगी, साथ में पीवाईक्यू विद डिटेल्ड एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। आप लोग इनरोल कर सकते हो, परचम क्लासेस पे दोनों कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द प्रपोर्शन ऑफ हाईली लिक्विड एसेट्स हेल्प बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर देयर ऑनगोइंग एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन? ये कह रहा है इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जहां पे हाईली लिक्विड एसेट जो है वो हेल्प करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, ताकि वो लोग क्या करें, अपना पैसा जो है वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में लगा दे। अब याद करो लिक्विडिटी कवरेज रेशो, लिक्विडिटी कवरेज रेशो के अंदर क्या होता है कि आप कितना अमाउंट ऐसा रख रहे हो
जो मोस्ट लिक्विड फॉर्म में है। अब जिन स्टूडेंट्स को लिक्विड का नहीं पता, लिक्विड का मतलब होता है जिसको आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर दो, जिसको आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपकी करेंसी कैश ही है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिनको आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर दोगे। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी तो बहुत लेट कैश में कन्वर्ट होती है, सामने वाला ग्राहक मिले ना मिले, ठीक है, हमारी और उनकी टर्म्स मैच हो ना हो, तो जो प्रॉपर्टी है उसको बेचने खरीदने में वक्त लगता है, समय लगता है, इसलिए वो लेस लिक्विड होती है। ठीक है, इसलिए वो लेस लिक्विड होती है। लिक्विडिटी कवरेज रेशो में क्या होता है, जितना भी बैंक के पास पैसा है उसका कुछ अमाउंट किसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए रख दिया जाता है कि कभी कोई आफत आई तो हम इस पैसे को यूज कर लेंगे, और उसको मोस्ट लिक्विड फॉर्म में रखते हैं ताकि जब मन करे हम उसको कैश में कन्वर्ट करवा लें। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, लिक्विडिटी कवरेज रेशो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई टू मीट देयर लॉन्ग टर्म क्रेडिट नीड्स इज नोन एज। ये क्या कह रहा है, कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो बोरो कर रहे हैं आरबीआई से फॉर लॉन्ग टर्म। याद करो, ये सारे टर्म्स मैंने आपको डिटेल में बताए हैं, यूट्यूब पे भी बताए हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा ले रहा है। ठीक है, आरबीआई जो है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा है, ये लोन दे रहा है फॉर लॉन्ग टर्म। ये क्या होता है, बैंक रेट। क्या कहते हैं इसको, बैंक रेट। लॉन्ग टर्म आ गया तो बैंक रेट। अगला क्वेश्चन कहते हैं, ए डैश occurs when a government's total expenditure exceeds the revenue that is generated excluding money from borrowing। अब फिर देखो इसने क्या किया कि एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट, पर बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करते, अदर देन बोरोइंग। बोरोइंग को इंक्लूड नहीं कर रहे अदर देन बोरोइंग, तो आंसर क्या आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब बोरोइंग इंक्लूड नहीं कर रहे तो ये शब्द देखते ही आप लोग फिस्कल डेफिसिट की तरफ मूव कर जाओगे, आंसर आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, आपको करना क्या होगा, जितने भी ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, पोज लेना। जैसे ही कोई नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रही हूं, आप जरा सा अपने फोन में पोज लेना, और पोज लेने के बाद उसको खुद सोल्व करने की कोशिश करना। कर पा रहे हो तो मतलब बढ़िया तैयारी है, नहीं कर पा रहे तो फिर उसको ऑन करके उसका एक्सप्लेनेशन देखो कि हमारी तैयारी में कहाँ कमी है। ठीक है, चलते हैं अगले का सवाल की तरफ। अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू डेफिसिट लीड्स टू। कहता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट वो भी बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ रहा है मतलब कि समझो इस बात को, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ रहा है इसका मतलब कि आप लोग टैक्स में तो कमी कर रहे हो और सरकार आपको पेंशन ज्यादा दे रही है। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है मतलब सरकार एसेट्स वगैरह भी जनरेट कर रही है। ये किस तरफ लेके जा रहा है, ये किस तरफ लेके जा रहा है चीज को, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ रहा है, सरकार का खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है, सरकार को घाटा हो रहा है, और साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। इससे क्या चीज बढ़ेगी, इससे हमारा जो बजट है वो डेफिसिट में चला जाएगा। ठीक है, वो बजटरी डेफिसिट में चला जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट ऑलरेडी डेफिसिट और फिर खर्चा और बढ़ रहा है, तो इससे हमारा पूरा बजट जो है वो डेफिसिट में चला जाएगा। अगला सवाल है, व्हेन द फिस्कल डेफिसिट इज हाई व्हाट हैपेंस टू प्राइसेस। फिस्कल डेफिसिट हाई है यानी बोरोइंग बहुत ज्यादा ले ली सरकार ने, और बोरोइंग ज्यादा लेते हैं मतलब सरकार आपको सब्सिडी वगैरह ज्यादा दे रही है, तभी सरकार ने पैसा उधार लिया है। यानी कहीं ना कहीं इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर के अंदर ये काम सरकार करती है कि पैसा उधार लेती है और सब्सिडी देती है। ठीक है, आप लोगों को सिलेंडर पे और जगह पे, सीएफएल पे, ट्यूबवेल्स पे, गैस चूल्हे पे, इन पे सब्सिडी वगैरह बढ़ा देती है ताकि वोट बैंक पॉलिटिक्स बनी रहे। ठीक, अब बोरोइंग बढ़ रहा है, सब्सिडी बढ़ रहा है, यानी आपकी पॉकेट का पैसा कम खर्च हो रहा है, आपकी पॉकेट में पैसा बच रहा है, मनी बच रहा है, क्योंकि सरकार कहती है कि हम पैसा दे देंगे, आप खर्च मत करो। अब आप वो बचे हुए पैसे से और डिमांड करोगे, डिमांड करोगे तो महंगाई जो है वो बढ़ेगी, प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्राइस इंक्रीज। अगला क्वेश्चन, डैश इज द मनी which is accepted as a medium of exchange because of the trust between the payer and the pay। इस पैसे को क्या कहते हैं, जो इस पैसे को क्या कहते हैं जिसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि देने वाले और लेने वाले के बीच में एक ट्रस्ट, एक विश्वास बना हुआ है। उस पैसे को हम क्या कहते हैं, फिड्यूशरी मनी। ये बताए थे मैंने आपको, इसको क्या कहते हैं, फिड्यूशरी मनी। ठीक है,
अगले सवाल पे चलते हैं। द रेट एट विच आरबीआई लैंड्स टू कमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्ट टर्म। आरबीआई उधार दे रहा है, लोन दे रहा है किसको? कमर्शियल बैंक्स को। किसको? कमर्शियल बैंक्स को फॉर शॉर्ट टर्म। किस चीज के लिए? फॉर शॉर्ट टर्म आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा दे रहा है कम समय के लिए, तो इसको क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, रेपो रेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट इन इंडिया वाज फॉर्मली लॉन्च्ड ऑन अ पायलट बेसिस बाय द डैश इन। अब देखो माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट है, छोटा छोटा पैसा लोगों तक पहुंचाना है, ये काम नाबार्ड ने किया था। और ये काम नाबार्ड ने कब किया था? 1992 में ये माइक्रो फाइनेंस की स्कीम लॉन्च हुई थी। अगला सवाल, बैंक केसीसी इशू करता है क्रेडिट को सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चरल फील्ड में। इस केसीसी का पूरा नाम क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड। क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड, जो 1996 में लॉन्च हो गए थे। ठीक है, 1996 में लॉन्च हो गए थे किसान क्रेडिट कार्ड। अगला क्वेश्चन है, कहता है इनमें से एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करता है। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम क्या है? साधन। क्या नाम है? साधन या साधन। ठीक है। अगला सवाल है, when the commodity value of a money is less than the monetary value of a money। मतलब कि जो उसकी कॉमोडिटी वैल्यू है, जिस चीज का वो बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अपना नोट है, उसके ऊपर 2000 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन जिसका ये बना हुआ है, जिस कागज का ये बना हुआ है, मतलब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है। ठीक है, और इसकी एक्सट्रिंसिक यानी इसकी फेस वैल्यू, इसकी मॉनेटरी वैल्यू वो ज्यादा है। तो ऐसी करेंसी को हम क्या कहते हैं? ऐसे करेंसी को जो हम यूज कर रहे हैं, जो पैसा हम यूज कर रहे हैं, उसको फिएट मनी कहा जाता है। कैसी? ऐसी करेंसी को फिएट मनी, क्योंकि हम भी तो ऐसी ही करेंसी यूज कर रहे हैं। 5 रुपए के सिक्के पे 5 रुपया लिखा हुआ है, उससे 5 रुपए का सामान आता है, लेकिन जिस मटेरियल का वो बना हुआ है, क्या वो 5 रुपए है? वो तो बहुत कम है, यानी उसकी कॉमोडिटी वैल्यू तो कम है और उसकी मनी वैल्यू ज्यादा है। अगर ये उल्टा होता, अगर फेस वैल्यू तो कम होती, जैसे गोल्ड कॉइन है, फेस वैल्यू तो कम है लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कॉमोडिटी वैल्यू ज्यादा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कि उसकी बॉडी में दम है, यानी उसकी बॉडी पूरी भरी पड़ी है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? फुल बॉडीड मनी। इस सिचुएशन को हम फुल बॉडीड मनी कहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रीजनल रूरल बैंक एक्ट कब बना? देखो, ये एक ऐसा बैंक है, रीजनल रूरल बैंक, जो खुद पहले बन जाता है कानून बाद में। ये 2 अक्टूबर 1975 को पहला बैंक बन जाता है, प्रथम बैंक के नाम से, मुरादाबाद यूपी में। लेकिन इसका जो कानून बना है, इसका कानून बना है 1976 में, आरआरबी एक्ट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से क्या मनी का फंक्शन है? मनी को स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह यूज करते हैं, मनी को मेजर ऑफ वैल्यू की तरह, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हम किसी भी वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। मान लीजिए मैं पर डे 1 घंटा पढ़ा रही हूँ, और 1 घंटा पढ़ाने के मान लीजिए मैं x रुपए लेती हूँ, तो 30 डेज की अपनी वैल्यू में स्टोर कर लूंगी। किस रूप में? मनी के रूप में। ऐसे ही मेरी वैल्यू क्या है कि मैं इतना रुपया लेती हूं इतने घंटे पढ़ाने का। दिस इज माई वैल्यू। किसी की भी आप वैल्यू समझ लीजिए। सीए क्या कह रहा है? मैं एक रिटर्न फाइल करने का इतना रुपया लेता हूं, यानी हर व्यक्ति अपनी वैल्यू रुपये में बताता है। तो मेजर ऑफ वैल्यू भी यही है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है, इसके माध्यम से हम सामान खरीद बेच करते हैं। तो तीनों ही आंसर इसके बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलेंगे। विच बैंक इज रेफर्ड टू एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट? किस बैंक को लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट कहते हैं? तो ये हमने पढ़ा था, सेंट्रल बैंक। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब सेंट्रल बैंक जो है वो मदद करेगा, उसको हम लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रीजनल रूरल बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर कितना है? देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर होता है 50%, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है 35%, और स्पॉन्सर बैंक का शेयर होता है 15%। स्पॉन्सर बैंक का शेयर होता है 15%। तो उसने पूछा है कि भारत सरकार का कितना है, वो कितना है? 50%। अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया? भारत का पहला डेवलपमेंट बैंक कौन सा था? ये था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो 1964 में बना, और अब इसको LIC को बेच दिया गया है। अगला सवाल,
The Central Board of Directors of the RBI are appointed for a term of dash year. जो RBI के डायरेक्टर है उनको कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है? 3 साल के लिए। कितने? 3 साल। हर 3 साल के बाद रिव्यू किया जाएगा। अगर उन्हें ही कंटिन्यू करना है तो कर देंगे, नहीं तो चेंज कर देंगे। आरआरबी जो बना है वो किसके रिकमेंडेशन पे बना है? जिससे रूरल क्रेडिट आसान होता है, ये किसके रिकमेंडेशन पे बना है? ये नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आरबीआई इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछ रहा है। आरबीआई जो है वो 1935 में अपना काम शुरू करता है, बिल्कुल सही है। 1929 में हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे आरबीआई बना है, ये गलत है क्योंकि 1926 में ये आया है। ठीक है, आरबीआई को 1935 में आरबीआई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वाज इनेक्टेड। इनेक्ट हुआ है 1935 में, बन गया था 1934 में। 1931 को इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी ने रिवाइव किया है इसको, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत क्या हो गया? सी ऑप्शन, क्योंकि ये 1926 में आया है हिल्टन यंग कमीशन, 1929 में नहीं आया। अगला क्वेश्चन है, द डैश वाज नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1949। इनमें से कौन सा बैंक है जो वो 1949 में नेशनलाइज हुआ है? अब आपको पता है कि जो आरबीआई है वो 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज हुआ है। आंसर आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बेसल 3 नॉर्म्स बिलोंग? बेसल 3 क्या है? बेसल एक शहर है स्विट्जरलैंड का, ठीक है, और यहाँ पे 60 सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग होती है जहां पे ये बताया गया कि हमको कैसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हमारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, जो हमारे बैंक्स हैं, वो हमेशा तरोताजा बने रहे, उन पे कोई भी खतरा ना मंडराए। हमें ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव ले लेने चाहिए जिससे हमारे बैंक जो है वो सिक्योर रहे। तो इन्होंने बहुत सारी गाइडलाइंस, बहुत सारी रिकमेंडेशन दी कि हमको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखना चाहिए, ठीक है, हमको डोमेस्टिक सिस्टमिक इंपॉर्टेंट बैंक बनाने चाहिए, बहुत सारी और रिकमेंडेशंस यहाँ पे दी गई। सवाल आपसे पूछा गया है कि जो बेसल 3 है ये कौन से फील्ड से बिलोंग करता है? तो ये कौन से फील्ड से बिलोंग करता है स्टूडेंट्स? सीधी सीधी बात है, ये बैंकिंग से बिलोंग करता है। ठीक है, बेसल 3 का मतलब है थर्ड मीटिंग थी 2010 में, तो इसको नाम दे दिया बेसल 3 नॉर्म्स। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी? कौन एक पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी नहीं है? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इट्स अ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ये तो सबसे पहले बनी थी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ये भी, लेकिन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ये जॉइंट वेंचर है। ये जॉइंट वेंचर है दो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का, तो ये पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्लीन नोट पॉलिसी मतलब कि पुराने बुरे नोटों को बदल के नए नोट, फ्रेश नोट्स को जारी करना, ये कब आई थी? ये पॉलिसी जो है वो 1999 में आई थी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि जो रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट है, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट है, उसमें मिनिमम अमाउंट क्या है? आरटीजीएस, आर से मैंने याद कराया था रईस, रिच। रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट के अंदर 2 लाख से पेमेंट शुरू होती है और 10,000 करोड़ तक आप कैसे ही पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या आएगा? मिनिमम अमाउंट क्या है? 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, a paper instructing the bank to pay a specific amount from a person's account to another person in whose name it has been issued is known as। कहता है कि जब आप बैंक की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार एक पेपर पे एक पैसा दूसरे आदमी के नाम पे ट्रांसफर करने को लिख रहे हो, उस कागज को क्या कहते हैं? सिंपल है, उसको हम चेक कहते हैं। जहां पे पैसा एक बंदे के नाम से दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफर हो रहा है। Which of the following is a comprehensive and in-depth analysis of a country's financial sector done jointly by World Bank and IMF? कहता है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जहां पे वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों मिलके काम कर रहे हैं डेवलपिंग और इमर्जिंग मार्केट के लिए। इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, डेवलपिंग इकोनॉमी फाइनेंशियल ऑडिट स्कीम, फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम, या फाइनेंशियल सोशियो इकोनॉमिक ऑडिट स्कीम। तो ये क्या है? इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, जिसके अंदर IMF और वर्ल्ड बैंक मिलते हैं, और जितने भी इमर्जिंग इकोनॉमी है लाइक इंडिया, लाइक चाइना, लाइक जो और छोटे देश हैं डेवलपिंग है जो, उनको और अच्छे से कैसे किया जा सकता है, इस चीज पे काम कर रहे हैं दोनों मिलके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस साल आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ है? तो ये 1 अप्रैल
1935 को इस्टेब्लिश हुआ। आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आरटीजीएस में जी का मतलब क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो जी का मतलब क्या है? ग्रोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस साल सिक्योरिटी एपिलेट ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश किया गया है? अब सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल, देखो सेबी जब बनता है 1992 में, ये बन तो गया था 1990 में, पर इसका एक्ट बना 1992 में, और उसी साल 12 अप्रैल 1992 को सिक्योरिटी एपिलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया। इसका काम क्या है? जो इसकी बातों से सहमत नहीं है तो फर्दर अप्लाई आप सैट में कर सकते हो अपनी बातें रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आरबीआई है उसका जो गवर्नर है आरबीआई के, उनका अपॉइंटेड या नॉमिनेटेड पीरियड कितने साल होता है? अभी अभी हमने इसको समझा था 3 साल होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है किस साल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जगह ली है? आपको पता है 3 बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज कर दिया गया था। ये बना 1809 में, 1840 में, 1843 में। 1921 में इन तीनों को मर्ज कर दिया गया और कौन सा बैंक बना दिया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसी बैंक का नाम बदल के 1955 में क्या किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या कर दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आंसर क्या आ जाएगा? SBI। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ अ बैंक वुड यू एसोसिएट द टर्म कोलेट्रल? आप कोलेट्रल को किस चीज से जोड़ोगे? कोलेट्रल इज गिरवी, कोई भी चीज जो आप सिक्योरिटी के तौर पे रख के गिरवी के तौर पे पैसा ले रहे हो, यानी लोन और एडवांसेस लेने के लिए कोलेट्रल का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है फुल फॉर्म ऑफ सिडबी। सिडबी का पूरा नाम क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। हेडक्वार्टर लखनऊ में है, और जो खुद कब बना था? 1990 में बना था, राजीव गांधी की सरकार थी। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्विस नहीं है ये, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल? कोलेट्रल की कमी अगर है, इस प्रॉब्लम को सुलझाने का क्या तरीका इसमें है? अगर आपके पास गिरवी की कमी है, आपको लोन चाहिए, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिए जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है? आप अपना अपना पैसा जोड़ लेंगे और उसको कंबाइन करके फिर आप लोन ले रहे हैं। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ऑफ इंडिया ऑल्सो एक्टेड एज द सेंट्रल बैंक। आरबीआई ने और किस देश के लिए सेंट्रल बैंक की तरह काम किया? ये था बर्मा, म्यांमार। ठीक है, पाकिस्तान के लिए भी कुछ साल इंडिया के आरबीआई ने काम किया, पर यहाँ पे पाकिस्तान ऑप्शन नहीं है, बर्मा है, तो हम सिर्फ बर्मा को कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो नाबार्ड बना है, नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो क्या करता है? ये एपेक्स इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये रीफाइनेंस करता है, यानी कि ये पैसा देगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में, फिर वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आरबीआई किसानों को पैसा देते हैं। ठीक है, तो नाबार्ड कब बना था? ये 12 जुलाई 1982 को बना था। तो आंसर आएगा 12 जुलाई 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेसल नॉर्म किससे जुड़े हुए हैं? अभी अभी आपको बताया था बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द आरबीआई नेशनलाइज्ड? आरबीआई कब नेशनलाइज्ड हुआ है? 1 जैन 1949 को, 1 जनवरी 1949 को। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1949। 1935 में वो इस्टेब्लिश हुआ है, 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ, और नेशनलाइज हुआ है 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ आरबीएल बैंक लोकेटेड? आरबीएल बैंक लोकेटेड है। ठीक है, कहां पे इसका कॉर्पोरेट ऑफिस? ये आरबीएल नहीं है, ये आरबीआई आएगा। आरबीआई का जो ऑफिस है वो मुंबई के अंदर है, हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ 3 डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक? भारत के अंदर 3 डोमेस्टिक सिस्टमिक इंपॉर्टेंट बैंक है, डीसिब्स कहते हैं जिनको। डोमेस्टिक सिस्टमिक इंपॉर्टेंट बैंक कौन से हैं? ये वो बैंक हैं जो अगर बर्बाद हो जाए तो उसका इंपैक्ट पूरे भारत पे पड़ेगा, यानी इन बैंक्स का ध्यान रखना इंडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
डीसिप्स कहते हैं इनको, डोमेस्टिक सिस्टमिक इंपॉर्टेंट बैंक। ठीक है, तो इसके ये कौन से बैंक होते हैं? ये वो बैंक है जिनका कैपिटल जीडीपी के 2% से ज्यादा है। अगर जीडीपी 100 रुपीज है तो इनका कैपिटल 2 रुपए से ज्यादा है, यानी कि जीडीपी के 2% से ज्यादा जिन बैंकों का कैपिटल है उसको डीसिप कैटेगरी में लेते हैं। और इंडिया के अंदर 3 बैंक हैं ऐसे, एसबीआई, ठीक है, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। ये 3 बैंक ऐसे हैं जिनको डीसिप बैंक कहा जाता है। इन पे खासा ध्यान देना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? एसबीआई। अगला सवाल कहता है व्हाट डू यू कॉल द अमाउंट ऑफ मॉनेटरी ऑफ अदर रिटर्न्स आइदर अर्न्ड और अनअर्न्ड अक्रूइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कहता है आप उस मॉनेटरी, उस मौद्रिक राशि को क्या कहोगे, चाहे आपने अर्जित की चाहे नहीं की, चाहे आपने अर्जित की चाहे नहीं की एक पर्टिकुलर टाइम में। अब देखो मैं यहाँ काम कर रही हूँ, अब ये पैसे मुझे मिले अभी या ना मिले पर मेरी इनकम में जुड़ गए, दिस इज माई इनकम, कि मैंने इतने आर काम किया है तो मुझे इतने रुपए मिलेंगे। ठीक है, मुझे मिले ना मिले बट इट इज माई इनकम, तो आंसर क्या आ जाएगा? इनकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है डैश इज एन अल्फा न्यूमेरिक कोड that uniquely identifies a bank branch participating in the नेफ्ट सिस्टम। कहता है कि बैंक ब्रांच को डिफाइन करने के लिए, बैंक की ब्रांच को बताने के लिए एक यूनिक कोड होता है। उस कोड का क्या नाम होता है? आईएफएससी कोड। ठीक है, आईएफएससी कोड जो बैंक की ब्रांच को बता देगा। कहता है कि क्या होता है जब इंडिया का एक्सपोर्ट, इंडिया के एक्सपोर्ट के साथ क्या होता है जब इंडिया का रूपी डी वैल्यू हो रहा है। इंडिया का रूपी डी वैल्यू हो रहा है यानी $1 70 रुपए से घट के $1 80 रुपए हो रहा है, डी वैल्यू हो रहा है। तो सामने जो डॉलर वाला है उसको क्या लगेगा कि पहले जो भारत $1 में 70 रुपए का सामान देता था, आज वही भारत $1 में 80 रुपए का सामान दे रहा है। यानी इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, इंडिया के एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फाइनेंस इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फॉर्म कॉल्ड फॉर्म 26AS4। 26AS अकाउंटिंग सिस्टम, ये फॉर्म है 26AS फॉर्म, ये टैक्स पेयर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? टैक्स पेयर्स के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द लीगल प्रोविजंस गवर्निंग द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर लेड डाउन इन द आरबीआई एक्ट। कहता है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको कौन गवर्न करेगा, कैसे गवर्न किया जाएगा, ये आरबीआई के कानून में लिखा हुआ है। पर वो कानून कब बना था? तो आरबीआई एक्ट कब बना था? 1934 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि कोलेट्रल शब्द का मतलब बताओ। ये एसेट है जिसको कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये एसेट है दैट अ बोरोवर्स ओन्स एंड यूजेस दिस एज ए गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। जिससे आपने लोन लिया है उसके पास आप गारंटी की तरह रख रहे हो जब तक आपने उसका लोन रीपे नहीं किया है। ये वो एसेट है जिसको कोई बोरोवर लोन के रूप में लेता है। ये क्या है? ये गिरवी है। ये आप तब तक लेंडर के पास रख रहे हो जब तक आपने अपना पैसा रीपे नहीं किया। तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द आरबीआई लिबरलाइज्ड द लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अब लिबरलाइज्ड की बात हो रही है, एलपीजी भारत में 1991 के बाद आया है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी लिबरलाइज हुए हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1993। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे आरबीआई बैंक्स को लोन दे रहा है फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, विदाउट टेकिंग कोलेट्रल, कोलेट्रल का यूज नहीं होता। ये वो है जिसपे इंटरेस्ट पेबल बाय कमर्शियल बैंक टू आरबीआई, कमर्शियल बैंक आरबीआई को पे कर रहा है। ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे शेड्यूल बैंक आरबीआई से उधार ले रहा है एक रात के लिए, ये एमएसएफ होता है। इट इज द रेट पेबल बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर का तो कोई रोल ही नहीं है। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को आरबीआई पे नहीं कर रहा, ठीक है, कमर्शियल बैंक आरबीआई को पे करता है। तो आंसर क्या आएगा? कमर्शियल बैंक आरबीआई को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है उसको हम बैंक रेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जाता है? म्यूचुअल फंड यानी शेयर्स, शेयर्स यानी कि सेबी। तो सेबी तो आएगा ही आएगा। कहां दिख रहा है सेबी? दिस इज द सेबी, सेबी एंड आरबीआई।
अगला क्वेश्चन कहता है कि द टोटल लायबिलिटी ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। कहता है कि जो आरबीआई के पास टोटल पैसा प्रिंट हुआ है वो आरबीआई की लायबिलिटी है। अब जितना पैसा प्रिंट हुआ है मार्केट में उतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करना है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, इसको हाई पावर्ड मनी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको हाई पावर्ड मनी कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स प्रिंट्स द करेंसी नोट्स इन इंडिया। आपको पता है कि भारत के अंदर नोट को कौन प्रिंट करता है, इंडिया में नोट को प्रिंट करने का काम किसका होता है स्टूडेंट, आरबीआई का। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट को प्रिंट करता है और जितने भी कॉइन्स हैं उनको मिंट कौन करता है, इनको मिंट करने का काम होता है भारत सरकार का यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, और 1 रुपए का नोट भी, 1 रुपए का नोट, 1 रुपी नोट, इसको भी प्रिंट करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितने भी कॉइन्स हैं उनको मिंट करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बचे जो 2 रुपए से लेके 2 रुपये से लेके आगे के नोट उनको आरबीआई प्रिंट करता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच एक्ट्स एज बैंकर टू द सेंट्रल बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन। बहुत बार रिपीट हो चुका, 1 अप्रैल 1935 को ये एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, शुरुआत में कोलकाता में हुआ था, 1937 में इसको हम कहां ले आए थे, 1937 में इसको बदल के हम बॉम्बे ले। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फिक्सेस द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इन इंडिया। कौन इसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट फिक्स करता है, तो फिर से ये मॉनेटरी टूल्स हैं और मॉनेटरी टूल्स को आरबीआई ही फिक्स करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक। इनमें से कौन एक नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है। तो जब मैंने आपको अभी जो स्टैटिक इकोनॉमी का कोर्स चल रहा है उसमें मैंने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का एक छोटा सा वीडियो डाला है और वो सीरीज आपको मैं इसीलिए दे रही हूं ताकि आप लोगों के जो बेसिक कंसेप्ट है छोटे छोटे, जैसे होता है ना हमें कोई वर्ड समझ नहीं आता हम एकदम डिक्शनरी खोल लेते हैं, ऐसे ही इकोनॉमी में अगर कोई टर्म समझ नहीं आ रही आप फटाक से वो वाला प्लेलिस्ट खोल लोगे और आपको वहां सारी टर्म्स मिलेंगी, एक एक टर्म्स करके हम उनको समझ भी रहे हैं। वहीं पे मैंने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की वीडियो डाली हुई है जहां पे मैंने नेशनलाइजेशन की परिभाषा दी हुई है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर बैंक तो है लेकिन ये नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट ये होता है जो मर्चेंट पर लागू होता है, मर्चेंट से लिया जाता है। किस लिए, ताकि आपको जो बैंक की सर्विस हम दे रहे हैं कि आप लोगों से ऑनलाइन पेमेंट ले सको, उस पर उस सर्विस को अवेल करवाने का चार्ज मर्चेंट को देना पड़ता है जिसको मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। ठीक है, ये है द रेट चार्ज्ड टू द मर्चेंट फॉर अ पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज ऑन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज अमेंडेड to provide a statutory basis for the implementation of flexible inflation targeting framework। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटेड फ्रेमवर्क यानी कि जो लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण है कि हमको क्या करना है, हमको कभी मनी सप्लाई कम करना पड़ेगा कभी ज्यादा करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोगों ने कौन से कानून में अमेंडमेंट किया है बहुत बार, आरबीआई एक्ट 1934, क्योंकि आरबीआई का ही काम होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का। अगला क्वेश्चन है which of the following bodies is primarily concerned with maintaining the integrity of international financial system। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी को कौन देखता है, पूरे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बरकरार रखता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है। अब मैंने आपको बताया था एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस पे एक शॉर्ट्स भी मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। 2008 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। दिलीप आसबे इसके एमडी और सीईओ हैं और इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो भारत के अंदर रिटेल पेमेंट को देखता है। ठीक है, रिटेल पेमेंट को देखता है और कौन से एक्ट के अंडर, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एम्पावर किया गया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन डज नॉट रेगुलेट कैपिटल मार्केट। कौन कैपिटल मार्केट को रेगुलेट नहीं करता, तो आरबीआई भी करता है सारे बैंक को, सेबी करता है पूरी शेयर मार्केट को, पूरी इंश्योरेंस मार्केट को आईआरडीए करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनसे जुड़ा हुआ नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। आईआरडीए का पूरा नाम क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। सेबी का पूरा नाम क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द आरबीआई इस्टेब्लिश्ड? आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ? 1935 में आरबीआई इस्टेब्लिश्ड हुआ। ठीक है, आरबीआई डज नॉट ट्रांसफर ओलेक्ट द बिजनेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट। पहले क्या था? पहले था ऐसा कि आरबीआई जो है जम्मू कश्मीर के बिजनेस को नहीं देखता था, भारत सरकार डायरेक्टली उसको संभालती थी। लेकिन अब क्योंकि 2019 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर जम्मू कश्मीर एक यूटी बन गया है, तो उसके काम को भी अब आरबीआई देखने लगा है। पर यह सवाल पुराने मैंने किसी पीवाईक्यू से उठाया है, तो इसलिए ये इसका सवाल का आंसर जम्मू कश्मीर है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ गवर्नर ऑफ द आरबीआई? जो कभी गवर्नर नहीं रहा। मनमोहन सिंह भी रहे हैं, उर्जित पटेल भी रहे हैं, रघुराम राजन भी रहे हैं। सुनील अरोड़ा ये इलेक्शन कमिश्नर थे और ये आरबीआई ने में कभी भी इन्होंने काम नहीं किया। हाउ मेनी डिजिट्स आर ऑन अ डेबिट कार्ड? अब जो आपका एटीएम कार्ड है दैट इज ऑल्सो अ डेबिट कार्ड, उसमें कितने डिजिट्स होते हैं? 16 डिजिट होते हैं। तो आंसर क्या आएगा? 16 डिजिट। पैन कार्ड में क्या होता है? पैन कार्ड में 10 अल्फा न्यूमेरिक्स होते हैं, 10 अल्फा न्यूमेरिक्स होते हैं। ठीक है, आधार कार्ड में क्या होता है? आधार कार्ड में 12 न्यूमेरिक्स होते हैं, 12 डिजिट्स होते हैं। एबीसीडी नहीं होती, सिर्फ डिजिट्स होते हैं। ठीक है, जीएसटी में क्या होता है? जीएसटी में 15 अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। ठीक है, और जो आपका डेबिट कार्ड है उसमें 16 न्यूमेरिक्स होते हैं। अगला सवाल है, रानी की जो वाव है उस पे किसकी किसकी रानी की वाव किस करेंसी पे छपा हुआ है? तो 100 रुपए के नोट पे रानी की वाव है, किसी पे चंद्रयान है, ठीक है, किसी पे आपका मार्स ऑर्बिटर मिशन है। तो देख लेना एक बार किस नोट पे क्या है। रानी की वाव 100 रुपए के नोट पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो जिसके कम ज्यादा होने से प्रोडक्शन पे प्रभाव पड़े, जिसके कम ज्यादा होने से प्रोडक्शन पे प्रभाव पड़े उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और ये क्या है? मनी। मनी। अब देखो, टूल अगर आपने कोई ले लिया, प्रोडक्शन कम कर रहे हो ज्यादा कर रहे हो, एक बार पैसा लग गया तो लग गया। मशीन बिल्डिंग ऐसे ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोडक्शन ये फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होते हैं। लेकिन मनी जितना खर्चोगे रॉ मटेरियल पे, लेबर पे, जितना ज्यादा मनी खर्चोगे रॉ मटेरियल पे, लेबर पे, वो बीच में ब्लर आपको शायद दिखा होगा, शायद फोकस हट गया था, जितना पैसा आप खर्चोगे उतना ज्यादा आपका प्रोडक्शन इंपैक्ट होगा। तो मनी एक वर्किंग कैपिटल है। अगला सवाल क्या कहता है कि इंडियाज फॉरेन रिजर्व डज नॉट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है उसमें क्या नहीं होता? गोल्ड, कार्बन बोर्ड, आरटीपी, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। देखो, 4 चीज होती है। गोल्ड होता है, फॉरेन करेंसी होती है, डॉलर, यूरो, येन, युआन, ठीक है, रिजर्व ट्रांसपोजिशन यानी कि आरटीपी और एसडीआर, ये 4 चीज होती है। ठीक है, कार्बन बॉन्ड्स इसमें नहीं होते, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है? इलाहाबाद बैंक, पीएनबी बैंक, बंधन बैंक, देना बैंक। बंधन बैंक जो है वो एक नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है। अगला सवाल, हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक? इंडियन ओवरसीज बैंक के जो फाउंडर हैं वो कौन है? एम चिदम्बरम चेट्टियार। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की नीड ही नहीं है। ये कहता है कि कौन करेंसी नोट्स को इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे? तो कौन करता है? आरबीआई। इट्स सिंपल, आरबीआई के हाथ में ही है सारे करेंसी को इशू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि विच इंडेक्स इज यूज्ड बाय आरबीआई? कौन से इंडेक्स को यूज किया जाता है रेपो रेट डिसाइड करने के लिए, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए? मैंने आपको इन्फ्लेशन बताते वक्त उसके इंडेक्सेस कराए थे, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, है ना, ये सब कराए थे। तो सीपीआई में सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, सीपीआई कंबाइंड, सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई एएल एग्रीकल्चरल लेबरर, ये सब बताए थे। सीपीआई कंबाइंड जिसमें अर्बन और रूरल दोनों होते हैं, ये आधार लिया जाता है आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को डिसाइड करने में। हु एक्ट्स एज बैंकर टू द इंडियन गवर्नमेंट? इंडियन गवर्नमेंट का बैंकर कौन है? वही जो सभी बैंकों का बैंक है। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि भारत सरकार का खाता भी आरबीआई में है, भारत सरकार को डिपॉजिट कराना है तो आरबीआई में कराते हैं, भारत सरकार को लोन लेना है तो आरबीआई से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which department is the nodal department for overseeing the public financial management system? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को कौन देखता है? पूरे के पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को सेंट्रल गवर्नमेंट किससे कितना उधार ले रही है, नहीं ले रही है, यह है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का स्पेशली ये काम होता है। विच नेक्स्ट क्वेश्चन है, In the older monetary system of India, 1 आना used to be part of 1 rupee. देखो, 1 रुपी में 16 आने होते थे। कितने? 16 आने होते थे। ठीक है,
तो 1 आना किसके इक्वल हो गया? 1/16 रुपी, है ना, 1/16 रुपी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 16th पार्ट ऑफ अ रुपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक नेशनलाइज्ड बैंक है? एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक। तो इनमें से कौन एक नेशनलाइज्ड बैंक आपको दिखाई दे रहा है? आईसीआईसीआई बैंक एक नेशनलाइज्ड बैंक। ये पूरी सूची मैंने दी हुई है यूट्यूब के स्टैटिक इकोनॉमी के सेक्शन में जाना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Next question is the percentage of deposits that a central bank must keep as cash reserve with itself is known as। वो वाले डिपॉजिट को क्या कहेंगे जिसमें बैंक खुद के पास कुछ पैसा रखता है? दिस इज कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? पूरे पैसे का जो अमाउंट बैंक खुद के पास रखता है उसको सीआरआर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रेट डज द आरबीआई प्रोवाइड लोन्स टू कमर्शियल रेट? आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन दे रहा है, किस रेट पे देता है? रेपो रेट पे देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, क्या कहता है ये? Which rate does the RBI provide loans to? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट अबाउट पेमेंट बैंक? पेमेंट बैंक के बारे में क्या सही नहीं है? ये प्राइमरी सेक्टर के लिए लोन दे, ये मैंडेटरी नहीं है। सीआरआर, एसएलआर, इनको भी मेंटेन रखना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड ये इशू कर सकते हैं, ये बात गलत है। विच इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि पेमेंट बैंक लोन्स नहीं दे सकते, तो वो क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकते। ये किसी दूसरे के एजेंट बन के लोन देते हैं, ये खुद का लोन कभी नहीं देते, तो क्रेडिट कार्ड भी ये जारी नहीं करते। आंसर क्या आएगा? सी, क्योंकि गलत उन्होंने पूछा है। डेबिट कार्ड देंगे, क्रेडिट नहीं देंगे। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ वैलिड करेंसी? इसमें से किसको आप वैलिड करेंसी नहीं मानोगे? गोल्ड करेंसी, कॉइन, डिमांड ड्राफ्ट। गोल्ड जो है वो एक फिड्यूशरी मनी नहीं है, वैलिड मनी नहीं है। आरबीआई नहीं कहता कि इसमें पेमेंट करो आप, ठीक है, तो गोल्ड को हम वैलिड, वैध मुद्रा नहीं मानेंगे। अगला सवाल है विच सेंट्रल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया मॉनिटर्स एंड रेगुलेट्स एग्रीकल्चरल क्रेडिट? एग्रीकल्चर के ऊपर कौन है सबसे बड़ा? नाबार्ड। अभी बताया था मैंने, नाबार्ड एक एपेक्स एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 the RBI यानी रिजर्व बैंक was established in 1935 with the capital of dash करोड़। कितने करोड़ रुपए के हिसाब से आरबीआई को इस्टेब्लिश किया था? शुरू में कितने करोड़ रुपए से आरबीआई को इस्टेब्लिश किया था? ओनली 5 करोड़। 5 करोड़ रुपए के साथ आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था जब वो 1935 में बना था। ये कहता है कि कौन सी सेंट्रल एजेंसी पब्लिक डेट को मैनेज करती है? पब्लिक डेट को मैनेज करती है सेंट्रल और स्टेट बैंक के लिए। पब्लिक डेट को मैनेज करती है फिकी, सेबी, आरबीआई या एसबीआई, या एसबीआई आएगा इसका यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पता है कि कितना डेट लेना है, नहीं लेना है। अब यहाँ पे वैसे तो एग्जैक्टली तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है जो ये सारा काम देखता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर हम देखें तो आरबीआई ही लग रहा है, क्योंकि बाकी तो बिल्कुल ही अलग है। अगला सवाल है विच सेंट्रल एजेंसी रेगुलेट्स, अगेन सेम क्वेश्चन है, in the context of banking sector of India, what is the full form of IMPS? RTGS, NEFT, IMPS सारे समझाए थे। IMPS क्या था? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या था? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी तुरंत प्रभाव से पैसा सामने वाली टीम पे पहुंच जाता है। और IMPS को किसने बनाया था? NPCI ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following terms refers to running down or payment of a loan in installment? इंस्टॉलमेंट में जो आप पैसा देते हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं amortization। क्या कहा जाता है? amortization, है ना। जो आप पेमेंट्स किश्तों में करते हो उसको क्या कहते हैं? amortization। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वाज ऑथोराइज्ड टू इशू इलेक्टोरल बैंक? एसबीआई को ऑथराइजेशन मिला हुआ है कि आप फला फला डेट पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जारी कर सकते हैं, इन डिनोमिनेशन में कर सकते हो, इतने दिन के लिए कर सकते हो, तो ये सारी चीजें एसबीआई के लिए मान्य है। अगला सवाल है कौन से साल में स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट पास हुआ? द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो कौन से साल में स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट पास हुआ? मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूं,
स्टूडेंट्स, इसका आंसर हम कमेंट सेक्शन में करेंगे, मतलब कि ये मुझे भी देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि गलत बताने से अच्छा है मैं ना बताऊं, है ना। तो आप भी एक बार गूगल करना, मैं भी गूगल करूंगी, बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मुझे आइडिया है लेकिन एग्जैक्ट मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो गलत से अच्छा है कि मैं ना बताऊं। ठीक है, हम इसको कमेंट सेक्शन में सब लोग मार्क करेंगे, आप और मैं सब मिलके। ठीक है, और जो भी आंसर होगा हम उसको आने वाली सीरीज में फिर से इस क्वेश्चन को मैं इंक्लूड कर दूंगी, जब मैं आपको माइक्रो इकोनॉमी की मैराथन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। अगला सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कमेटी अपॉइंटेड टू गिव अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन द एनपीए ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक। कौन सी कमेटी ने एनपीए की कंप्लीट डिटेल देने के लिए कहा था? ये कौन सी थी? श्री कृष्णा कमेटी। कौन सी थी? श्री कृष्णा कमेटी। नेक्स्ट है, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, ये सिद्धांत किसने दिया था? ग्रेशम का सिद्धांत है ये, ग्रेशम्स लॉ। ठीक है, जो ग्रेशम हमारे इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कहा था जो बैड मनी होगी, बैड मनी कौन सी? फुल बॉडीड करेंसी लाइक गोल्ड, वो जो है मार्केट से गुड मनी को डिराइव आउट कर देगी। ठीक है, अगर गोल्ड की करेंसी चल पड़े तो स्टील की करेंसी को कौन पूछेगा? कोई भी नहीं पूछेगा। तो इसने यही कहा था, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी फ्रॉम मार्केट। ये कौन थे? ये ग्रेशम थे। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग प्राइमरी cooperative banks which are popularly known as urban cooperative bank is vested with which one of the following? The department of non-banking, the urban banks department of the RBI, the state cooperative bank, the department of corporate service of the RBI। ये क्या कहता है? कहता है जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनका सारा काम, उनका रेगुलेशन, उनका सब कुछ कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आता है? तो ये आता है द डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट सर्विस ऑफ द आरबीआई। आरबीआई का जो कॉर्पोरेट सर्विस का विभाग है उसके अंडर ये आता है। तो ये हमारे मैक्रो इकोनॉमी के मेन मेन कॉन्सेप्ट्स थे, और उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीजें समझ आई है। ठीक है, और आप भी इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो बहुत आसानी से। फिर से कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।